नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवाह 24x7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले आर एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस टेस्ट सीरीज से जो है 62 क्वेश्चन जो कर चुके थे। अब नेक्स्ट 60 क्वेश्चन हम लोग इस टेस्ट सीरीज से करेंगे और इस टेस्ट सीरीज को जो सॉल्व कर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सी संहिताएं यजुर्वेद से संबंधित है? वाजसेनीय संहिता, तैत्तिरीय संहिता, सांख्यायन और मंडूक। इनमें से जो कौन सा यजुर्वेद से संबंधित है? कौन सी संहिता है? यजुर शब्द जो है वो यज्ञ का प्रतीक है और यह जो वेद वैदिक काल से प्रचलित विभिन्न प्रकार के यज्ञों के कर्म कांडों और मंत्रों पर केंद्रित है। यजुर्वेद के जो दो प्रमुख ग्रंथ है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल ग्रंथ को जो है वो श्वेत या शुद्ध ग्रंथ कहा जाता है और कृष्ण को जो काला या अंधेरा कहा जाता है। और इन संहिताओं को जो वज्रसेनीय संहिता और तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद के संहिताओं को वज्रसेनीय संहिता और तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 1 और 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। और यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से अनुष्ठानिक वेद है, क्योंकि यह जो है यज्ञीय अनुष्ठानों कराने वाले ऋषियों या पुजारियों के लिए मार्गदर्शक पुस्तक की भांति कार्य करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संहिता के किस समूह को मुक्ति का सिद्धांत कहा जाता है? आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण। वैदिक संहिता के उपनिषद को जो मुक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मुख्यतः अहिंसा बनाम हिंसा, कर्म बनाम अकर्म की समस्या पर और अंत में धर्म के विषय से संबंधित है? ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, भगवत गीता और गरुड़ पुराण। इनमें से कौन सा जो है वो अहिंसा बनाम हिंसा, कर्म बनाम अकर्म की समस्या पर और अंत में धर्म के विषय से संबंधित है? जो भगवत गीता है वो अहिंसा बनाम हिंसा, कर्म बनाम अकर्म की समस्या पर और अंत में जो धर्म के विषय से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। भगवत गीता जो भगवान कृष्ण और पांडव राजकुमार अर्जुन के बीच संवाद है और वह जो है अहिंसा बनाम हिंसा और कर्म बनाम अकर्म की समस्या और अंत में धर्म के विषय में प्रकाश डालता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण का वर्णन करता है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो है वो राजनीतिक नाटक है और भारत के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण का वर्णन करता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। मालविका अग्निमित्रम जो है वो कालिदास की रचना है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव संस्कृत काव्य किसकी रचना है? कुमार संभव संस्कृत काव्य जो है वो कालिदास की रचना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। कालिदास जो है वो सबसे महानतम संस्कृत कवियों में से एक है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खगोल विज्ञान और गणित को समर्पित है? आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय पुस्तक जो है वो खगोल विज्ञान और गणित को समर्पित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। माधव दिनान रोग विज्ञान पर समर्पित पुस्तक है और अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक विज्ञान पर आधारित पुस्तक है और श्रुति संहिता जो है वो शल्य क्रिया पर आधारित पुस्तक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सारनाथ में पहले प्रवचन तक बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न कहानियां दी गई हैं? ऑप्शन है मिलिंद पन्नो, ऑप्शन बी ललित विस्तार सूत्र और ऑप्शन सी है उदान और ऑप्शन डी है महावस्तु।
मिलिंद पन्नू पुस्तक में जो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच संवाद सम्मिलित है। और ललित विस्तार सूत्र में सारनाथ में पहले प्रवचन तक बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी कहानियां जो दी गई हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। उदान जो सबसे प्राचीन थोरावाद यानी पुरातन संप्रदाय बौद्ध ग्रंथ में से एक है। और इसमें जो अंधों और हाथियों की प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं। उदान में जो अंधों और हाथियों की प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में कराया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? अकबर ने फारसी में रामायण, भगवद गीता और अनेक उपनिषदों जैसे संस्कृत ग्रंथ के जो अनेक अनुवादों के लिए आदेश दिए थे। और एक प्रमुख उदाहरण जो महाभारत है, जिसे फारसी में अनुवाद किए जाने पर जो रज्मनामा कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो हुआ है उसको जो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है महाभारत को। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार में इसे जलबद्ध करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है चूना और ऑप्शन डी है पकी मिट्टी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार जो आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ है। और जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण भाग में जो दो सीढ़ियां बनाई जाती थी। और जलाशय के किनारों पर जो ईंटों को जमा कर और जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया जाता था। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। जिप्सम के गारे, जो जिप्सम के गारे होते थे उसको जमा कर जो है वो उसे जलबद्ध किया जाता था ईंट और जिप्सम के गारे से। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं? कालीगंगा, बनवाली, लोथल और सोरतुघई। हड़प्पा सभ्यता के बनवाली जो हरियाणा में है वहां से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और कालीमंगा जो राजस्थान में है जो वहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों और उनके उत्खननकर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हड़प्पा हड़प्पा का उत्खननकर्ता जो है वो माधववत्स स्वरूप थे। माधववत्स स्वरूप द्वारा जो है वो 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, ना कि बीके थापर। बीके थापर जो कालीमंगा का उत्खनन किए थे। तो इसमें जो ऑप्शन कथन एक है वो गलत हो जाएगा या सही सुमेलित नहीं है। लोथल लोथल के उत्खननकर्ता जो है वो वर्ष 1955 में वर्ष 1955 में एस आर राव द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही सुमेलित है। कालीमंगा कालीमंगा का उत्खनन जो है बीबीएल तथा बीके थापर के नेतृत्व में 1960 में करवाया गया था। 1960 में। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही सुमेलित है। धौलावीरा का उत्खनन जो है वो आर एस बिष्ट द्वारा करवाया गया था 1990 में। 1990 में आर एस बिष्ट द्वारा करवाया गया था। तो इसमें जो कथन चार है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल दो और तीन जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों और उनके उत्खननकर्ता के संबंध में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से अशोक के स्तंभ लेख पाए गए हैं? सहस्राम, रुमिनदेई और मास्की, सुपारा। सहस्राम, रुमिनदेई, टोपारा और कौसाम्बी से जो अशोक के स्तंभ लेख पाए गए हैं, जबकि मास्की से जो लघु शिलालेख और सोपारा से जो महाशिलालेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो मास्की से जो लघु शिला लघु शिलालेख पाए गए हैं और यहाँ से जो महाशिलालेख पाया गया है। तो इसमें जो कथन एक और दो जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम देवपुत्र की उपाधि धारण की थी?
कुषाण वंश के शासकों ने जो सर्वप्रथम देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इसका जो ऑप्शन ही है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है और अड़िमई किसे इंगित करता है? जमींदार, दास, हलवाहा और कारीगर। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है और अड़िमई जो है वो दास को इंगित करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए किए थे? सोने के सिक्के जो सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे और इनके आकार और वजन जो तत्कालिक रोमन सम्राट तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्के के बिल्कुल समान थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला कथन है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की का गठन और दूसरा कथन है जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाना और तीसरा कथन है एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन जो है वर्ष 1884 में इसका गठन हुआ था। सॉरी 1784 में 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था और जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है वो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख का अर्थ लगाना जो है ये वह 1838 में इसका अर्थ लगाए थे 1838 में और 1888 में जो है वो एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था 1888 में। तो इस प्रकार सबसे पहले बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था, फिर उसके बाद जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाना था और फिर उसके बाद एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। तो इसमें जो 1 2 3 सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गोत्र पद्धति लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई और दूसरा कथन है विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के गोत्र का माना जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? गोत्र एक जो ब्राह्मणी पद्धति है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और प्रत्येक गोत्र जो है एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य को जो उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के दो नियम जो महत्वपूर्ण थे, विवाह के पश्चात स्त्रियों को जो पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य जो हों आपस में विवाह नहीं रख सकते थे, विवाह संबंध जो नहीं रख सकते थे एक ही गोत्र के लोग। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। विवाह के पश्चात जो स्त्रियों को पति के गोत्र का माना जाता था, पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था ना कि पिता के। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन जो सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें केवल 2 सही नहीं है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्य की उत्पत्ति आदि पुरुष के किस अंग से हुई है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्य की उत्पत्ति जो है वो आदि पुरुष के जंघा से हुई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है और पैरों से जो शूद्र की उत्पत्ति हुई है और भुजा भुजा से जो है वो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण आदर्श जीविका किससे प्राप्त कर सकता है? यज्ञ कराना, न्याय कराना, कृषि, व्यापार का कार्य कर्म। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य जो है वो अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना या करवाना तथा उनका जो कम दान देना और लेना था। जबकि क्षत्रियों का कार्य जो है युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। और अंतिम 3 कार्य जो वैश्य के लिए भी थे और वो थे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म। ये सभी जो हो कृषि के आजीविका के स्रोत थे। कृषि, व्यापार का कर्म
और गौपालन जो है वो वैश्य के जो है वो जीविका के स्रोत थे। न्याय कराना जो है वो न्याय कराना क्षत्रिय का कार्य होता था और यज्ञ करना जो ब्राह्मण के जीविका का स्रोत था। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अष्टाध्यायी, नाट्य शास्त्र और मनुस्मृति। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण है और इसे जो 500 ईसा पूर्व में लाया गया था। 500 ईसा पूर्व में इसका शुरुआत हुई थी, 500 ईसा पूर्व में। ओके। और नाट्य शास्त्र भरत मनु की नाट्य शास्त्र जो है लगभग 300 ईस्वी में प्रचलन में आई थी। 300 ईस्वी में प्रचलन में आए थे। और मनुस्मृति जो है वो तमिल संगम साहित्य की रचना है और इसे जो है लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले अष्टाध्यायी की रचना हुई थी, फिर उसके बाद मनुस्मृति, फिर नाट्यशास्त्र की। तो इसमें 1 3 2 इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने निम्नलिखित में से किन देशों की यात्रा की? सीरिया, इराक, फारस, यमन। इब्न बतूता जो पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को जो ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था और उसे जो यात्रा करने का बहुत ही शौक था और वह जो नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया है। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले जो वह मक्का की तीर्थ यात्रा की और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीकी के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था वह। तो इस प्रकार जो इसमें सभी की यात्रा इब्न बतूता ने किया था भारत आने से पहले। भारत जो है वो 1332 से 33 के बीच में आया था भारत। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय बैप्टिस्ट टावरनियर किस देश का निवासी था? जय बैप्टिस्ट टावरनियर जो है वो फ्रांस का निवासी था और वह जो है लगभग 6 बार जो भारत की यात्रा किया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दारासिको के चिकित्सा के रूप में कार्य किया? फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दर्शन और इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह वह जो मुगल साम्राज्य में अवसर की तलाश में आया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो दारासिको के चिकित्सा के रूप में कार्य किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का प्रवर्तक कौन था? कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का प्रवर्तक जो बासवन्ना थे। बासवन्ना। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ब्राह्मी शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व जो है बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट 1881 में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान थे? पहला कथन है, इस कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाया जाएगा। और दूसरा कथन है, इसमें बच्चों के लिए एक साप्ताहिक छुट्टी का व्यवस्था थी, साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। और तीसरा कथन है, स्त्रियों के लिए प्रतिदिन काम के 11 घंटे जो निश्चित किए गए थे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में बनाया गया था और यह कानून जो है मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है वो कारखाने में नहीं लाए जाएंगे तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चों से जो प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। बच्चों को जो महीने में 4 छुट्टियां भी मिलेंगी। दूसरी इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1891 में लाया गया था। 1891 में जो दूसरी इंडियन फैक्ट्री एक्ट लाया गया था और इसमें जो सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई थी और स्त्रियों के लिए प्रतिदिन काम के 11 घंटे जो निश्चित किए गए थे दूसरी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो
1891 में लाया गया था, ना कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत। इसका जो कथन 2 है, सॉरी कथन 1, 3 जो है वो गलत हो जाएगा इसमें। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो बच्चों के लिए काम का घंटा जो 7 वर्ष कर दिया गया। जो पहले 9 वर्ष था प्रतिदिन जो काम के घंटे बच्चों के लिए, अब उसे 7 घंटे कर दिया गया है दूसरी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत। तो इसमें जो कथन 1 और 2 जो है वो सही है प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 के अंतर्गत। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान लोग अंग्रेजों के प्रति अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? पहला कथन है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने से। दूसरा कथन है, सती प्रथा को खत्म करने से। और तीसरा कथन है, हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने से। और चौथा कथन है, अवध, झांसी तथा सतारा जैसे बहुत सारी दूसरी रियासतों को कब्जे में लेने से। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के प्रति अफवाहों में विश्वास लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे और सती प्रथा को खत्म किया था और हिंदू विधवा विवाह को जो वैधता दिलाया था और अवध, झांसी और सतारा जैसे बहुत सारी रियासतों को कब्जे में लिया था। तो इस प्रकार इसमें ये सभी जो है वो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के प्रति अफवाहों में विश्वास करने के कारण है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के बारे में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास फल यानी चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? झांसी, अवध, सतारा, इनमें से कोई नहीं। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह चेरी फल जो है एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। और 5 साल बाद 1856 में 1856 में जो है वो अवध को जो औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया था 1856 में। और 1851 में जो ये बातें लॉर्ड डलहौजी ने कही थी। और 1856 में जो है वो इसको ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया था अवध को। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, कांग्रेस ने फ्रांसीवादी शक्तियों के विरुद्ध मित्र देश की सहायता करने से इनकार कर दिया। और कारण आर में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को मित्र देशों से कोई सहानुभूति नहीं थी। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कांग्रेस को फ्रांसीवादी आक्रमण का शिकार हुए देशों और लोगों के साथ जो सहानुभूति थी, परंतु उसने युद्ध प्रयासों में साथ देने और भारत को जो युद्ध में शामिल करने का विरोध किया। कांग्रेस का कहना था कि एक पराधीन राष्ट्र किसी अन्य देश की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकता है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से भारत को तुरंत स्वतंत्र करने की मांग की ताकि भारत जो स्वेच्छा से युद्ध प्रयासों में शामिल हो सके। इस प्रकार इसमें जो कथन है वो अभिकथन जो है वो सही है, किंतु कारण जो है वो गलत है। उसको जो सहानुभूति थी ना कि नहीं थी। तो इसमें जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ये सही है परंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी शेख के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल शेख, यहाँ मुशेक नहीं, मशेक नहीं, शेख कहकर संबोधित करते थे? कभी कभी सूफी शेखों को जो आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी जो है उन्हें सुल्तान उल शेख कहकर संबोधित करते थे। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया को जो सुल्तान उल शेख कहकर संबोधित करते थे उनके अनुयायी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ग्रंथावली का संबंध किनसे है? कबीर ग्रंथावली का संबंध जो है राजस्थान के दादू पंथियों से है। और इसके अतिरिक्त जो है कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिन मैकेंजी भारत के सर्वेयर जनरल कब बने थे? कॉलिन मैकेंजी जो एक अभियांत्रिक सर्वेक्षक तथा
मानचित्रक के रूप में प्रसिद्धि हासिल की है और वर्ष 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था और वह वर्ष 1821 में अपनी मृत्यु तक जो है इस पद पर रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गजपति 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का नाम था। और दूसरा कथन है, विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तान को जो नरपति की संज्ञा दी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? गजपति का शाब्दिक अर्थ जो हाथियों का स्वामी होता है और 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तान को जो अश्वपति या घोड़े के स्वामी के रूप में कहा जाना जाता था, संज्ञा दी गई थी, ना कि नरपति के। नरपति की संज्ञा जो है वो रायों को दी गई थी। नरपति का अर्थ है लोगों का स्वामी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। दक्कन के सुल्तान को जो है वो अश्वपति की संज्ञा दी गई थी, अश्वपति की। तो इसमें जो कथन एक है दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कुदरई चेट्टी कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में कुदरई चेट्टी जो घोड़े के व्यापारी को कहा जाता था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का संबंध जो है वो तुलु वंश से था। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में घटी निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला कथन है, रायचूर दोआब पर अधिकार। दूसरा कथन है, बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। और तीसरा कथन है, उड़ीसा के शासकों का दमन। रायचूर दोआब पर अधिकार यानी तनभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र जो है उसे रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता था और उस पर जो है कृष्णदेवराय ने 1512 में अधिकार किया था, 1512 में। ओके। और बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। बीजापुर के सुल्तान को जो है वो 1520 में पराजित किया था कृष्णदेवराय ने। और उड़ीसा के शासकों का दमन जो है वो 1514 में किया था, 1514 में। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले रायचूर दोआब पर अधिकार किया था, फिर उसके बाद उड़ीसा के शासकों का दमन किया था, उसके बाद बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया था। तो इसमें 1, 3, 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनायक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। और दूसरा कथन है, अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए, राय द्वारा जो प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अमरनायक प्रणाली जो विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व जो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से भी लिए गए थे। इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और अमरनायक जो एक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा जो प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसान, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से जो भू राजस्व तथा अनेक अन्य कर जो वसूला करते थे। इसका जो कथन दो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो अमरनायक प्रणाली के संबंध में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन यात्रियों ने 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर की यात्रा की? का कथन एक है, निकोलो द कोंटी। और दूसरा कथन है, अफानासी निकेतन। और तीसरा कथन है, डोमिंगो पायस। 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा जो किए थे वो निकोलो द कोंटी और अफानासी निकेतन ने किया था। और डोमिंगो पायस जो है वो 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा किया था, 16वीं। और ये दोनों जो हो 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा किया था। तो इस प्रकार इसमें एक और दो जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के भारतीय फ्रांसीसी स्रोतों में वर्णित मुजरियान शब्द किसे संदर्भित करता है?
मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों किसान के लिए जो आमतौर पर रैयत और मुजरियान शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। मुजरियान शब्द का प्रयोग जो है वो किसानों के लिए किया जाता था, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के उपयोग पर जो पाबंदी लगा दी थी? तंबाकू का पौधा जो सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहीं से जो 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। और अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा और जहांगीर ने जो तंबाकू के उपयोग पर जो पाबंदी लगा दी थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में कौन सी फसलें जिन्स ए कामिल के अंतर्गत मानी जाती थी? कपास, गन्ना, तिलहन। मध्य भारत में जो है वो कपास, गन्ना, तिलहन ये नकदी फसलें जो है वो जिनसे कामिल के अंतर्गत मानी जाती थी, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। इसमें ये तीनों जो फसलें जिनसे कामिल के नाम के अंतर्गत मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में मंडल कौन था? पंचायत का मुखिया, पंचायत का पटवारी, सिख का सैनिक अधिकारी और सिख का राजस्व अधिकारी। मध्यकालीन भारत में पंचायत का सरदार जो है एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। मंडल जो है वो पंचायत के मुखिया को कहा जाता था, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूमियर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तौनी संपत्ति का हक नहीं मिलता था। और दूसरा कथन है, मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा इसमें से पूछा गया। मध्यकालीन भारत में भूमिहर भद्रजन में महिलाओं को जो पुश्तौनी संपत्ति का हक मिला हुआ था, ना कि इसमें बोला जा रहा है कि नहीं मिलता था, इसमें मिलता था। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और हिंदू मुसलमानों की महिलाओं को जो जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही है। तो इसमें केवल एक जो है गलत है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मिल्कियात थी। मध्यकालीन भारत में मिल्कियात जो है वो जमींदार की व्यक्तिगत जमीन होती थी, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भू राजस्व के इंतजामात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भू राजस्व के इंतजामात में हासिल हासिल जो निर्धारित रकम थी तथा जमा जो वास्तविक वसूली की गई रकम थी। और दूसरा कथन है, अकबर ने अम्ल गुजारों को यह हुक्म दिया कि उसे नगद भुगतान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मुगल भू राजस्व के इम्तजामात के दो चरण थे। पहला जो है कर निर्धारण और दूसरा जो है वो वास्तविक वसूली। जमा जो है वो निर्धारित रकम थी, जमा को जो निर्धारित रकम थी ना कि हासिल। और जमा जो है निर्धारित रकम थी, जबकि हासिल जो है वो वास्तविक वसूली की गई रकम थी। जमा जो है वो जमा जमा जो है वो निर्धारित रकम थी और हासिल जो है वो वास्तविक वसूली की गई रकम थी, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और अकबर ने अमील गुजारों को यह हुक्म दिया कि उसे नगद भुगतान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, तो इसका जो कथन दो है वो सही है। तो इसमें केवल एक से गलत है, इसमें कुछ पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें केवल दो सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में किसे जरीन कमल के खिताब से नवाजा गया था? अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखन में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन थे और इनको जो है जमीर कलम के खिताबों से नवाजा गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जो है वो जहां आरा द्वारा बनाई गई थी, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। जहां आरा जो है शाहजहां की पत्नी थी, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क ए चाहलगनी का गठन किस सुल्तान ने किया? तुर्क ए चाहलगनी का गठन जो इल्तुतमिश ने किया था, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें।
इल्तुतमिश ने शासन में सहायता करने के लिए तथा अमीर वर्ग को नियंत्रित करने के लिए जो अपने विश्वास पात्र गुलामों को जो प्रशासन में उचित पदों पर नियुक्त किया, और इन्हीं को जो आगे चलकर तुर्क ए चालगनी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल को जारी करवाया? इल्तुतमिश जो पहला तुर्क सुल्तान था जिसने चांदी का टका और तांबे का जीता सिक्का चलवाया। सिक्कों पर जो टकसाल का नाम भी लिखा जाता था। उसने खुद को खलीफा का प्रतिनिधित्व बताया था, और ग्वालियर की जीत के बाद जो उसने सिक्कों में खुद को जो शक्तिशाली सुल्तान के रूप में लिखवाया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसमें इल्तुतमिश ने जो है टका और जीतल को जारी किया था सर्वप्रथम। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका जो चांदी का होता था, चांदी का टका होता था, और तांबे का जो है जीतल होता था, तांबे का जीता। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, और उस समय वहां का बघेल वंशी शासक भीम द्वितीय का शासन था, और आबू पर्वत की तलहटी में इसने गोरी को जो पराजित कर दिया, और वह जो गोरी की भारत में प्रथम विजय थी, सॉरी प्रथम पराजय थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गोरी को जो पहली बार हराया था गुजरात में अबू पहाड़ी के तलहटी में। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने पहली बार राजत्व की गरिमा को प्रतिपादित करते हुए कहा कि राजा दैवी अधिकारों से संपन्न है? राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला प्रथम शासक जो है बर्मन था, और उसने दरबारियों से कहा था कि राजत्व एक दैवी संस्था है, और उसने अपने पुत्रों से राजत्व के संबंध में कहा कि राजा का हृदय जो ईश्वर की कृति को प्रतिबिंबित करता है, और बलबन ने अपने को जो फिरदौसी के सहननामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासक को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? सल्तनत काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक अस्थायी सेना गठित की, और उसने केंद्र में जो है एक विशाल सेना रखी जिसमें पैदल सैनिकों के अतिरिक्त 4,75,000 जो घुड़सवार थे। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था? दिल्ली की सल्तनत को जो है वो मंगोल आक्रमण से खतरा था, बाहरी आक्रमण मंगोल आक्रमण से खतरा था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये डी है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से किसी से जो है दिल्ली सल्तनत को खतरा नहीं था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान कौन था? बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान जो है वो कलीम उल्लाह शाह था, और 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद जो बहमनी राज्य का भी अंत हो गया, और उसके स्थान पर जो 5 नए राज्य उठ खड़े हुए। बीजापुर का आदिल शाही राज्य, अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, और बरार का जो इमाद शाही राज्य, गोलकुंडा का कुतुबुत शाही राज्य, और बीदर का जो बीदर शाही राज्य। ये 5 राज्य जो है वो बहमनी राज्य के स्थान पर उभरे थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही जगह, और कलीम उल्लाह शाह जो है वो बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था, और इसकी मृत्यु जो 1527 में हुआ था, 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद सदस्यों को बजट पर बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है विधान परिषद सदस्यों को जो बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसका जो कथन ए बी है वो सही हो जाएगा इसमें। और विधान परिषद सदस्यों को जो है वो 6 दिन की पूर्व नोटिस पर बजट पर जो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार जो नहीं दिया गया था।
इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल जो है वो 309 से 319 से 350, 319 से 350 ईस्वी के मध्य इसका शासन था। और उसके बाद आया समुद्रगुप्त का शासनकाल। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। उसके बाद कुमारगुप्त का शासनकाल आया जो लगभग 415 ईस्वी से जो 455 ईस्वी के मध्य था। जबकि और स्कंदगुप्त का शासनकाल जो 455 से 455 से जो 467 तक इसका शासनकाल चला। तो इस प्रकार सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त का शासनकाल, फिर उसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेच्छों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान किस अभिलेख से प्राप्त होता है? पहला है जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था और संस्कृत ग्रंथ में हूणों को जो म्लेच्छ के नाम से भी संबोधित किया गया था। स्कंदगुप्त जो हूणों के आक्रमण को छिन्न भिन्न करने में सफल हुआ। रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दमन की उपलब्धियों के अलावा स्कंदगुप्त की हूणों के विरुद्ध सफलता का भी उल्लेख मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त की भारतीय राज्यों के विरुद्ध सफलता का पता चलता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। हूणों के प्रति स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जो है वो रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त काल में सर्वप्रथम दास मुक्ति अनुष्ठान का विधान किया? नारद और बृहस्पति ने यह स्पष्ट किया कि दास केवल जो अपवित्र कार्यों में लगाए जाते थे। गुप्त काल में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी दास को किसी अन्य उत्पादन कार्य में लगाया गया हो। हालांकि मौर्य काल और उसके पूर्व काल में इसके जो प्रमाण मिलते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि गुप्त काल में दासों की अवस्था जो पूर्व काल से अधिक दयनीय थी। गुप्त काल में दास मुक्त अनुष्ठान का विधान जो सर्वप्रथम नारद ने किया। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वप्रथम दास मुक्त अनुष्ठान का विधान जो नारद ने किया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भट्टस्वापति कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भट्टस्वापति जो है अश्व सेना का नायक होता था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देना, और दूसरा कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। ऑप्शन सी है प्रशासनिक असुविधा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा से संपूर्ण देश में चारों ओर विरोध स्वरूप अनेक बैठकें आयोजित की गईं। यद्यपि तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, परंतु वास्तव में इसका मुख्य कारण जो राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि उस समय बंगाल जो भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था तथा बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर उसे क्रमशः हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले दो भागों में बांटना और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई। इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण जो है वो प्रशासनिक असुविधा बताया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही जगह। बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था, 1905 में। और 1911 में जो है वो बंगाल विभाजन को जो रद्द कर दिया गया था। इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882-83 में गठित हंटर कमीशन का संबंध किससे था? 1882-83 में गठित हंटर कमीशन का संबंध जो है प्राथमिक शिक्षा से था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। और इसके अलावा आयोग ने हाई स्कूल के दो प्रकार, साहित्यिक और वाणिज्यिक, खोलने की भी सुझाव दिया।
और इससे पहले सरकार ने केवल कॉलेज और विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर ध्यान दिया था, लेकिन अब सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। जिन कॉलेजों का अब तक निजी प्रबंधन होता था, उन्हें सरकारी अनुदान दिया जाने लगा। महिला शिक्षा के प्रति भी ध्यान आकर्षित किया गया। इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित विषय जिसमें कानून और व्यवस्था, वित्तीय, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय जो शामिल थे। न्याय प्रशासन जो आरक्षित विषय से संबंधित था। और स्थानीय शासन जो है वो स्थानांतरित विषय से संबंधित है, या जो स्थानांतरित विषय से संबंधित है, ना कि हस्ताक्षरित। भू राजस्व जो हस्ताक्षरित विषय से संबंधित था, और पुलिस भी हस्ताक्षरित विषय का संबंध था। तो इसमें एक, दो, एक, तीन और चार जो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। पहला कथन है बरिंद्र कुमार घोष, दूसरा कथन है जोगेंद्र चंद चटर्जी, और तीसरा कथन है रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़ा था? गदर पार्टी से जो सक्रिय रूप से रास बिहारी बोस केवल जुड़े थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस जो है वो गदर पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा भी नामित सदस्य होंगे। और दूसरा कथन है कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। उपयोग ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्ताव के साथ भेजा गया था। और क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव जो हैं इस प्रकार थे। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद एक नए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जाएगी, और इस सभा के सदस्यों को आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना जाएगा, और आंशिक रूप से जो राजकुमारों द्वारा नामित किया जाएगा, ना कि प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे संविधान सभा में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। और कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ जो एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया था इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें केवल दो सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।